नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस मंच पर पिछले 2 सप्ताह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था। मेरे ज्योतिष के प्रेमी सभी दर्शक ये बात जानते हैं कि इस चैनल पर, इस मंच पर जब हम एकत्रित होते हैं तो उद्देश्य होता है ज्योतिष को और गहराई से समझने का और सरल ढंग से समझने का। प्रिय दर्शकों, आज ये जो कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इस कार्यक्रम का विचार पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था। अब तक ऐसा कार्यक्रम मैं लेकर के पहले उपस्थित नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरे जितने भी ज्योतिष प्रेमी दर्शक हैं, जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, जो ज्योतिष को सीख रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम बेहद आवश्यक था। और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि मैं आपको ज्योतिष सिखा सकूं। मैं स्वयं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं और आपके साथ हम एक साथ बैठ करके ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि इस कार्यक्रम में एक जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और साथ ही साथ इस जन्म कुंडली का एक प्रश्न है। वो प्रश्न मैं अभी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आप स्वयं एक जगह कागज पेन लेकर के बैठ जाए जिस पर आपको अपने पॉइंट नोट करने हैं और साथ ही साथ वो ऐप जिससे आप अपनी जन्म कुंडली इत्यादि का निर्माण करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिससे आप जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता दूं प्रारंभ में ही कि ये कार्यक्रम निसंदेह जो ज्योतिष को बहुत हद तक समझते हैं उनके लिए है। हाँ, जो नए दर्शक हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, समझने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। अपनी तरफ से मैं यही प्रयास करता हूं कि दर्शक चाहे कितने भी नए क्यों न हो, उनको मेरी बातें समझ आ जाएं। फिर भी अगर आप ज्योतिष को बिल्कुल नहीं समझते तो शायद यह कार्यक्रम आपके लिए समय बर्बाद करने जैसा होगा। तो आप अपनी परिस्थिति को देखते हुए ही इस कार्यक्रम को देखिए। यह जन्म कुंडली आपके सम्मुख जो दिखाई पड़ रही है, मैं पहले तो डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1987, 1987, 25 जनवरी 1987 और जन्म का समय है दोपहर के 3:11 यानी 15:11 और जन्म का जो स्थान है वो पटना है, बिहार। युवक की कुंडली है। इनसे अनुमति लेने के बाद ही इनकी कुंडली को आपके सम्मुख में रख रहा हूं। विवाह 2014 के फरवरी में इनकी संपन्न हो गई और विवाह के पश्चात आज हम 2021 के अब आखिर में लगभग आने वाले हैं। जो समय व्यतीत हुआ है आप गणना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जैसा मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐप में अगर आप जन्मांक चक्र का निर्माण कर लेते हैं तो इस जन्मांक चक्र का निर्माण कर लीजिए। अब जबकि आपने जन्मांक चक्र का निर्माण कर लिया, आपके पास एक कागज, एक कलम होना चाहिए, पेन होना चाहिए जिस पर आप अपने पॉइंट नोट कर सकें, या फिर आपका दिमाग चाचा चौधरी वाला है, सब कुछ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो कागज कलम की आवश्यकता क्या है। अब इनके प्रश्न की ओर आइए। इनका प्रश्न है कि विवाह के इतने वर्षों के पश्चात भी इनको संतति नहीं है, होगी या नहीं, यह प्रश्न है। जन्म कुंडली का डेट ऑफ बर्थ आपको बता चुका हूं। जन्मांक चक्र आपके सम्मुख है। जो नहीं जिनके पास ऐप है वो इस चक्र को देख सकते हैं। अंश बल ग्रहों का लिखा हुआ है, किस नक्षत्र में ग्रह बैठे हुए हैं यह लिखा हुआ है। इनको महादशा शुक्र की चल रही है वर्तमान समय में।
शुक्र में चंद्रमा का अंतर वर्तमान समय में जारी है। जन्मांक चक्र पर अगर आप नजर डालेंगे तो लग्न का मान 12 अंश 16 कला आर्द्रा नक्षत्र में लग्न है। केतु बैठे हैं 20 अंश 38 कला के साथ चतुर्थ भाव में हस्त नक्षत्र में। राहु और मंगल बैठे हुए हैं दसम भाव में, 20 अंश 38 कला पर राहु, 18 अंश 7 कला पर मंगल। तीन ग्रह कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं चंद्रमा शुक्र और शनि, 12 अंश 58 कला पर चंद्रमा, 24 अंश 13 कला पर शुक्र शनि और 24 अंश 36 कला पर शुक्र। बुध का जो अंश है 12 अंश 46 कला और सूर्य का जो अंश है 11 अंश 12 कला। ये दोनों ग्रह अष्टम में बैठे हैं और नवम में 28 अंश 15 कला के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु बैठे। आपने ग्रहों की स्थिति को देख लिया, चक्र आपने देख लिया। अब प्रश्न है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनके विवाह को एक लंबा अरसा गुजर चुका है। 2014 के फरवरी में इनका विवाह हुआ। 2021 हम अगस्त के आखिरी दिनों में, अभी तक इनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी है। प्रश्न आपसे है, इनको संतान सुख होगा या नहीं? मेरे ज्योतिष के सभी प्रिय दर्शकों, अब वीडियो को आप यहां पर रोक दीजिए और यहां पर रोकने के पश्चात उन सभी पॉइंटों को नोट करिए जो इस जन्मांक चक्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसके पश्चात मैं आपको बताता हूं वो पॉइंट जिसे मैंने नोट किया। अब हम दोनों मिलाएंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिसे मैंने देखा और कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिन्हें आपने देखा। इससे दो बातें होंगी, आपका अभ्यास हो जाएगा और साथ ही साथ आप अगर ज्योतिष प्रेमी हैं तो जैसा हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, आपको मैं सरल ढंग से ज्योतिष सिखा सकूं, तो आप अभी इस वीडियो को रोकिए। चलिए, अब आप जबकि इस वीडियो को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर आपकी दृष्टि गई, अब मैं उसे बताता हूं और आप मिलाना शुरू करिए। इस जन्मांक चक्र को देखते ही अगर आपने इस जन्मांक चक्र के पॉइंटों पर नजर डालते ही पॉइंट गिनना शुरू कर दिया कि ये कमी है, या आपके दिमाग में पहला पॉइंट ये आया कि ये अधूरी कुंडली है, हमें एक और कुंडली चाहिए होगी पत्नी की। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आया तो गलती हुई, आना चाहिए था। ये अधूरी कुंडली है। एक ज्योतिष, मैंने जैसा कहा कि ये कार्यक्रम अलग है और हम आज से कुछ नया करने जा रहे हैं, तो सीखने का क्रम यहां से शुरू होता है। आपके दिमाग में पहला पॉइंट आना चाहिए कि ये आधी कुंडली है, एक आधी कुंडली और है, हमें वो चाहिए। मेरे दिमाग में पहला पॉइंट वही होता है, क्योंकि मैं देखिए एक बात आपको बता दूं, हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष सीखने के प्रारंभिक दौर में है आप। जाहिर सी बात है, ये कार्यक्रम उन दिग्गज ज्योतिषियों के लिए तो हो नहीं सकता, मेरे प्रेमी दर्शक जो हैं उनके लिए है। तो अगर आप ज्योतिष सीखने के क्रम में हैं और आपने भी गिनती के 20, 25, 50 या 100 कुंडलियां देखी हैं, तो भूल कर भी जन्म कुंडली को देखते ही ग्रहों के साथ खेलना प्रारंभ मत करिए। मैंने अपने कार्यक्रमों के प्रारंभ में हमेशा ऐसा ही कहा कि बस थोड़ा सा समय दीजिए और मैं आपको ग्रहों के साथ खेलना सिखा दूंगा। बहुत आसान है ये, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि एक व्यक्ति कम से कम 200, 400, 500, 1000 कुंडलियों को देखे। जब इतनी कुंडलियों को आप देख लेते हैं, तब आपके दिमाग में ग्रहों को देखते ही उनसे खेलने की इच्छा जागृत हो जाती है कि अब आप खेल लेते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो पहला पॉइंट अगर आपके दिमाग में ये आया या नहीं आया कि ये अधूरी कुंडली है, पत्नी की कुंडली चाहिए, अगर नहीं आया, माइनस पॉइंट। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर किसी ने इस कुंडली के साथ नौमांश और सप्तमांश को चेक किया होगा, क्योंकि कईयों के पास वो ऐप में होगा नहीं।
और जिनके पास है और आपने चेक किया, बधाई हो, अच्छा किया आपने। नहीं किया तो भी मैं यहां पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, ये माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास शायद वो ना हो। है तो आपने अच्छा किया, इसके लिए मैंने बधाई दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि हमारे प्रश्नों का जो जवाब है वो जन्म कुंडली बेहद आसानी से दे सकती है। ये आकाश है, ये उस समय का आकाश है जिस समय जातक का जन्म हो रहा था। आप उस बात को तो पूछेंगे ना कि आप भाषण आगे बढ़ा दिया, आपने आगे की कुंडली पत्नी की नहीं दिखाई। नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है, और मैंने भी जिनकी कुंडली थी उनसे यही कहा कि जब तक पत्नी की कुंडली नहीं होगी मैं आपकी कुंडली की बातें आपको बता दूंगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी के लिए पत्नी की कुंडली चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सीखना यहीं से था, तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं रखा हूं आपके सम्मुख। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहां से शुरू होता है, विषय क्या है, संतान। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव। जब भी आप किसी प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हो, आपको सदैव इस बात का ख्याल रखना होता है, भाव, भावपति, भावकारक, इन तीनों को ही देखना होता है। और जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बाकी की कमियां हमें दिखाई पड़ेंगी, तब हम कुछ और भी पॉइंटों की ओर बढ़ेंगे। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव, इस भाव के स्वामी और इस भाव के कारक कौन है, देव गुरु बृहस्पति। अब ये किसकी कुंडली है, पुरुष की। तो पुरुष के शरीर में क्या होता है, संतान प्राप्ति हेतु स्पर्म होता है। हम शुक्र को देखेंगे, शुक्र की स्थिति को देखेंगे, और यह संतान चाहिए किसको, युवक को, जातक को। तो वो जातक कौन है, वो ये है, अर्थात लग्न। हम इसको भी देखेंगे और तब हम तय करेंगे कि जातक के जीवन काल में संतान सुख हो सकता है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचम भाव से। पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और पंचम भाव के स्वामी जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। देखा जाए तो मंगल की राशि में, और मंगल के साथ तात्कालिक शत्रुता में। पंचमपति षष्ठ में मंगल की राशि में मंगल के साथ तात्कालिक शत्रुता किए हुए हैं। ये पॉइंट सारे बताए हुए हैं तात्कालिक शत्रुता के, इसी चैनल पर बताए हुए हैं, वो सब आप जानते हैं। इसके बाद उनका जो अंश है वो 24 अंश 36 कला है, बाल अवस्था के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि सम राशि है। तो बाल अवस्था का ग्रह कमजोर, यानी सबसे पहला पॉइंट हमारी नजर में आएगा कि जातक के अंदर स्पर्म की स्थिति ठीक तो होगी, लेकिन बेहद मजबूत नहीं होगी, क्योंकि यहां शुक्र कमजोर अवस्था में है, बाल अवस्था के हैं। अर्थात इस जातक को ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, दवा की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1, भाव केतु और शनि, साथ साथ चंद्रमा, जो कि 10वीं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा 10वीं का है, तो पाप ग्रह है। तो केतु, चंद्रमा, शुक्र ने मिलकर के भाव को पाप कर्तरी योग में डाल दिया। भाव पीड़ित हुआ, भावपति पीड़ित हुए। तीसरा पॉइंट, भाव कारक, देव गुरु बृहस्पति हैं वो। इस कुंडली में बताया था पॉइंट मैंने, 28 अंश 15 कला के साथ मृत अवस्था में है। अब संतान भाव पर दृष्टि डालिए कि किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि भाव, भावपति और भाव कारक तीनों कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और ये गुरु भी जो दिखाई पड़ रहे हैं, राहु मंगल, इधर सूर्य ने मिलकर के इनको पाप कर्तरी योग में डाल दिया है। तो भाव, भावपति, भाव कारक तीनों पीड़ित हुए। एक और पॉइंट मैंने कहा था, लग्नेश को हमें देखना होगा। शुक्र को हमने ऑलरेडी देख लिया। लग्नेश जो कि बुध हैं, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भावगत बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और ये लग्नेश होकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, सो अवयोग हुआ, ये परेशानी की सूचना हुई। हालांकि बुध का कुंडली के अष्टम भाव में होना संतान से कोई लेना देना इसमें नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि संतान चाहिए किसको, लग्न को। उसकी चाहत हमेशा याद रखिए कि जीवन काल में किसी पॉइंट को देख रहे हों, यह जानना बेहद आवश्यक है कि हम जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उसकी चाहत भी है। चाहत नहीं है तो वो कहां से पाएगा। तो वो जाकर के अष्टम में बैठा है, शनि की दृष्टि से दृष्ट होना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा।
हालांकि हम इस माइनस पॉइंट को मानते हुए भी अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं किधर, कि गुरु की स्थिति क्या है। हाँ, मैं बात कर रहा था दृष्टि की, कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के पंचम पर, लेकिन ये गुरु कैसे हैं? तो ये गुरु स्वतः मृत अवस्था में है। अब मृत अवस्था के गुरु का दृष्टि प्रभाव बेहद नगण्य होगा। एक दूसरा, यहां मंगल की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। ये मंगल जो कि 18 अंश 7 कला पर रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, इनकी दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है और ये एक गर्भ खराब कराने का काम करते हैं। ये एक गर्भ खराब कराने का काम करते हैं, जो कि जातक के साथ अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है। तो संतान भाव पर कमजोर गुरु की और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। नौमांस की स्थिति को दिखाएं तो नौमांस में भी संतान भाव कोई बेहद मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा है। नौमांस में भी संतान भाव पर, ये तो आपके पास उपलब्ध होगा, ज्यादातर लोगों के पास नौमांस उपलब्ध होता है, संतान भाव पर राहु की दृष्टि के अलावा किसी की दृष्टि नहीं है। और ये चलित में देखने से पता चलता है कि ये गुरु जो हैं दशम का फल दे रहे हैं और मंगल एकादश का। तो गुरु के दृष्टि संबंध तो ऑलरेडी है ही नहीं, ना के बराबर है, क्योंकि वो मृत अवस्था में है। तो जब ग्रह मृत अवस्था में है तो उसके दृष्टि का प्रभाव होगा नहीं। मंगल की एकमात्र दृष्टि का प्रभाव इस जन्मांक चक्र में संतान भाव पर मिल रहा है। अब देखा जाए तो मेरे कार्यक्रम को मैंने बताया था 3 ग्रहों के बारे में, जिसमें मंगल का जिक्र तो नहीं था। सूर्य, शनि, राहु, ये तीनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं। ये तीनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं। मंगल गर्भपात करा देते हैं, लेकिन विच्छेद नहीं कराते। देर से, दिक्कत से, दवाओं से संतान की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब जिन लोगों के पास सप्तमांश नहीं है, उसके लिए मैंने कोई ब्लेम नहीं किया, करना भी नहीं है। मेरे पास है, मैं जानता हूं कि सप्तमांश में एक प्लस पॉइंट बनता है कि संतानेश गुरु बनते हैं और संतान पर गुरु की और शनि की भी दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि सप्तमांश में संतान पर होना और शनि की दृष्टि विलंबित संतति योग, तो विलंबित ऑलरेडी बहुत हो चुका है। स्थिति विलंब की अगर देखी जाए तो अपने आप में पर्याप्त विलंब हो चुका है। इस जातक की राशि की हम बात करें तो ये जातक पिछले दिनों में लगातार 7.5 और अवधैया में अपना समय व्यतीत करेगा। इतने सारे आकलन के बाद, इतने सारे पॉइंट जो मैंने गिनाए, अगर इतने सारे पॉइंट आपने नोट किए हैं तो अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप ज्योतिष के क्षेत्र में परफेक्ट हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें से आधे पॉइंट आपने नोट किए तो आप बहुत बेहतर किए, और आपने अगर ज्यादातर पॉइंट गलत ही नोट किए तो बधाई हो, आपने सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न किया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सही पॉइंट चुने हो। आपने गलत भी चुना तो निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए, आपने अच्छा प्रयत्न किया है, आप बधाई के पात्र हैं। जवाब क्या निकला? इस जातक को वर्तमान समय में शुक्र की महादशा है। शुक्र जो कि इस कुंडली में संतानेश है, और शुक्र की महादशा में चंद्रमा, फिर इसके बाद मंगल का अंतर आएगा। मंगल जिसकी दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पर। अब बारी आती है गोचर की। मैंने क्या कहा था कि हम अधूरी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, पूरी कुंडली नहीं है। मंगल का अंतर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इस जातक को भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शुक्र में परेशानी है थोड़ी सी, और पंचम भाव पीड़ित है, संतान सुख में दिक्कत है। तो जो इनको उपाय कराना है वो उपाय मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और इनकी पत्नी की कुंडली की भी मैंने मांग की है, ताकि मैं उसको देखूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। यहां पर अगर आप देखें तो गोचर कुंडली में अभी गुरु के वर्तमान वक्र अवस्था में कुंभ राशि में आने के कारण वो फिर अभी मकर में आएंगे, और फिर मकर से वो फिर कुंभ में जाएंगे। चूंकि जातक की राशि क्या है? वृश्चिक। वृश्चिक को अगर आप यहां पर रखेंगे तो देव गुरु बृहस्पति, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक को यहां पर रखेंगे तो देव गुरु बृहस्पति इस समय कहां पर है? कुंभ में है। मकर में जाएंगे, फिर कुंभ में आएंगे। तो जब वो मीन राशि में आएंगे, मीन राशि में गुरु का प्रवेश जब होगा, तब एक प्रबलतम समय बनेगा जातक के लिए संतानोत्पत्ति का। और उस समय पत्नी की स्थिति को देखते हुए दवा और दुआ दोनों से अगर इस जातक का इलाज किया जाए
तो संभवतः संभावना है कि एक संतति का सुख, हालांकि अभी भी उसमें डर है कि एक संतति के रूप में एक गर्भपात होने वाला है, पर फिर भी गुरु इत्यादि ग्रहों को बल देकर के इस जातक को एक संतति का सुख दिलाया जा सकता है। लेकिन यह बेहद मुश्किल है। अगर कहीं पत्नी की कुंडली से जातक की कुंडली को मिलाने पर नाड़ी दोष आ गया, गुरु का संबंध नहीं बैठा, या पत्नी की कुंडली में भी संतान भाव सुप्त, या गुरु कमजोर अवस्था में, या संतान भाव पापकर्तरी इत्यादि स्थिति में हो, तब बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। और तब संभावना मात्र 10% की, 10%, 90% ना हो जाएगा, 10% की संभावना तब भी बनेगी, क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं ज्योतिषी भगवान नहीं होता। वो केवल एक कल्पना कर सकता है ग्रहों को देख करके, बाकी तो सब परमात्मा के हाथ में। तो 10% केवल दुआ और फिर कुछ दवा, फिर वहां पर उसके भरोसे ही हम जाकर के आगे देख सकते हैं। लेकिन उसमें 10% ही संभावना रहेगी अगर पत्नी की कुंडली पीड़ित हुई तो। बाकी इस जातक की कुंडली को देख करके मैंने एक संतति, जिसमें एक पहले तो गर्भपात हो, चाहे 2 महीने का गर्भ खराब हो या 1 महीने का गर्भ खराब हो, और फिर इसके बाद दूसरी बार जो गर्भ हो वो संतति का रूप ले ले, ये संभावना होती है। तो जितने भी दर्शकों ने इन पॉइंटों को नोट किया, जितने भी दर्शकों को ये पॉइंट समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात। फिर से अगले सप्ताह किसी और पॉइंट पर मैं चर्चा करने के लिए उपलब्ध होऊंगा। और अगर आपको इससे आसानी होती है, सहजता आती है, तो हम इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिसे आप स्वतः अपने कागज पर नोट करेंगे, देखेंगे, और फिर इसके बाद मैं उस पर चर्चा करूंगा, उससे भी आप मिलाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रोफेशनल ज्योतिषी हूं और मैंने जितने पॉइंट बताए इसके अलावा पॉइंट हो ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निसंदेह इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हो सकता है और भी हों जो छूट रहे हों मुझसे। हो सकता है एक से एक विज्ञ दर्शक हैं मेरे, एक से एक बड़े बड़े लोग जानकार हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट मिलता है तो आप लिखिए, लेकिन मेरे जो दर्शक हैं कमेंट में पहले ये लिखें कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट पहली बार में चुना, और बिना संकोच के। जरूरी नहीं आपने गलती की तभी तो आप श्रेष्ठ दर्शक हैं। गलती की मतलब आप श्रेष्ठ हैं। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।